वेट लॉस का कितना इसमें योगदान रहता है कि अगर आप ओवरवेट हो चुके हैं या फैट बहुत ज़्यादा है तो वेट लॉस और डायबिटीज़ कैसे कनेक्टेड है, क्योंकि हम ओबेसिटी में भी बहुत आगे निकल गए हैं दुनिया के अंदर। तो ये भी एक डायबिटीज़ के साथ ही आती हुई इशू है, अलग है थोड़ी, कैसे वर्क करती है? डायबिटीज जो है वो बीमारियों का समूह है। जितनी मोटी कमर उतनी छोटी उम्र। द लॉन्गर द बेल्ट द शॉर्टर द लाइफ। मतलब आप इसको सीधा अंदाजा लगा लीजिए, अगर हमारे शरीर में 1 किलो वजन बढ़ता है तो हमारे ब्लड को 12 किलोमीटर लगभग 12 किलोमीटर एक्स्ट्रा चलना पड़ता है। इतना ज़्यादा लोड पड़ता है हमारे हार्ट के ऊपर। ओहो। तो ओवरवेट के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि खाने पीने को कंट्रोल किया जाए। खाने का तरीका, नंबर 1 तरीका है कंट्रोल करने का, खाने को चबा चबा के लेना है, खाने को पीना है, बिल्कुल लिक्विड फॉर्म में लेना है, फिर वो खाना जो है वो अंदर जाए। उससे क्या बेनिफिट होता है, जब हम खाने को पीना है, आपने खाने को खाना नहीं है, खाने को पीना है, बिल्कुल आराम से च्यू करेंगे खाने को, फिर वो खाने में सलाइवा मिलेगा, फिर वो अंदर जाए। उससे क्या होता है, वो पेस्ट पेन के जब जाते हैं तो इंटेस्टाइन पे जोर नहीं पड़ता। दूसरा क्या होता है, जब वो खाना हमारे सलाइवा में मिल के जाता है वो डाइजेस्ट भी प्रॉपर होता है। राइट। दूसरा, जिन लोगों का वेट लॉस है उन लोगों को ये ध्यान रखना है कि जो बीच में मंचिंग करते रहते हैं ना, वो मंचिंग जो है बंद करनी है। तीसरा जो है वो खाने पीने का समय निर्धारण करना है। आपने इंटरमिटेंट फास्टिंग का कॉन्सेप्ट सुना है, हमने वही कॉन्सेप्ट बताया। 9 से 6 की आप विंडो बना लो, उसी समय आप खाना खाएंगे तो उससे भी जो है वो वेट लॉस काफ़ी हद तक उसमें हेल्प मिलेगी। चौथा, व्यायाम का रूटीन बनाना। एक व्यायाम होता है हम मसल्स के लिए जो करते हैं, वेट लिफ्टिंग करते हैं, जिम जाते हैं। दूसरा व्यायाम होता है योग जो करते हैं। अब योग जो है वो हमारे जो मसल्स कर रहे हैं, जिम जा रहे हैं, वो मसल्स के लिए बहुत अच्छा है। वो मसल्स, हमारा मसल मास गेन होता है। लेकिन जब हम योग करते हैं तो हमारे इंटरनल ऑर्गन्स को भी स्टिमुलेट करता है, 72,000 नाड़ियों को भी स्टिमुलेट करता है। तो योग का भी बहुत ज़रूरी है हम उसको डेली बेसिस में करें। ये सब चीज़ें अगर हमने कर ली तो मुझे लगता है बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा। साथ में नमक को बंद करना है और चीनी को बंद करना है वेट लॉस के लिए भी। ये 6-7 चीज़ें कर ली तो पहले दिन से ही वेट लॉस होना शुरू हो जाएगा। पहले दिन से, डे 1 से वेट लॉस होगा अगर ये सारी चीज़ें हमने फॉलो कर ली। सो ट्रू। और ये घर बैठ के कोई भी फॉलो कर सकता है। 6-7 चीज़ें जो बताई हैं, 6-7 चीज़ें फॉलो करके वेट लॉस होगा ही होगा। एक चीज़ और मैं आपसे पूछना चाहूँगा बिफोर वी मूव टू रैपिड फायर, कि आजकल मेंटल हेल्थ इशू बहुत ज़्यादा है। मेरा पूरा वर्क मेंटल हेल्थ के अराउंड रहता है, बट हम उसके जो साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट हैं उस पर काम करते हैं। सो आयुर्वेद में ऐसा क्या क्या ऑप्शन है जिसके ज़रिए मेंटल हेल्थ को अच्छा किया जा सकता है, जैसे स्ट्रेस, सैडनेस, डिप्रेशन, इन सब स्थितियों को क्योर किया जा सके या प्रिवेंट किया जा सके, अगर आप कुछ बताएं तो। बहुत कॉमन होता जा रहा है आजकल डिप्रेशन, पार्किंसंस, एंजाइटी, अल्जाइमर्स, ये सारी जो मेंटल रिलेटेड प्रॉब्लम्स है ना, इन सबको बहुत अच्छे से आयुर्वेद में पूरा इसके बारे में बताया गया। लेकिन सबसे पहले मैं कॉमन जनरल चीज़ें शुरू करना चाहूँगा जो सभी लोग फॉलो करें। जितने लोग ये आपका पॉडकास्ट देख रहे हैं वो ये सब चीज़ें फॉलो करेंगे तो मेंटल हेल्थ के इशू नहीं आएंगे उनको। जी। सबसे पहले उठ के भगवान का शुक्रिया करना है, शुक्राना करना है, डेली बेसिस पे करना है। भगवान ने मुझे क्या दिया ये नहीं सोचना। अगर ये सोचना भी है तो मैं सभी लोगों को आपके ज़रिए बताना चाहूँगा कि अगले दिन की सुबह 2.5 लाख लोगों ने नहीं देखी, तो आप उनमें से है जो अगले दिन की सुबह देख रहे हैं। आपके हाथ में स्मार्टफोन है क्योंकि आप हमारी वीडियो देख पा रहे हैं। आपको आज का खाना मिला, दुनिया की लगभग 30 से 40% आबादी को हो सकता है खाना ना मिला। तो भगवान का शुक्राना करना बहुत ज़रूरी है। अब इस भगवान का शुक्राना करने से होता क्या है कि जब हम ये करते हैं ना तो हमारा ध्यान चला जाता है कि मैंने क्या खो दिया, उससे चला जाता है, और मेरे पास क्या है उस पर आ जाता है। तो हमारी मेंटल स्थिति जो है वो ऑटोमेटिकली अलाइनमेंट होना शुरू हो जाती है। जो ये करेंगे उनको कभी भी पार्किंसन नहीं होगा, अल्जाइमर नहीं होगा, उनको ब्रेन से रिलेटेड डिप्रेशन नहीं होगा, कोई समस्या नहीं होगी अगर ये अच्छे से फॉलो करेंगे तो। और नींद को इम्प्रूव करने के लिए भी कुछ है? हमने थोड़ी देर पहले बात की थी, स्लीप आपकी फिजिकल बॉडी को भी इम्पैक्ट करती है और स्लीप आपके मेंटल मूड्स को भी इम्पैक्ट करती है। तो स्लीप इम्प्रूव करने के लिए कुछ ऑप्शन है आयुर्वेदा में? जी बिल्कुल, नींद अच्छी आनी बहुत ज़रूरी है। हमारी सर्केडियम रिदम ठीक होनी चाहिए, सोने उठने का समय बिल्कुल ठीक होना चाहिए। बहुत से लोग जो है ना उसको पूरा परिवर्तित कर चुके हैं, दिन में जो है वो सो रहे हैं और रात में जो है वो काम कर रहे हैं। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो इस तरीके का, जिनका रूटीन रहता है, प्रॉपर रूटीन इस तरीके का रहता है जिनका। तो बहुत ज़रूरी है उन सभी लोगों को जिनको टाइम से नींद नहीं आती वो शिरोधारा करा ले। शिरोधारा? शिरोधारा एक आयुर्वेदिक
पंचकर्म चिकित्सा है जो नींद में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। नियर बाय आपके कोई भी पंचकर्मा सेंटर हो वहाँ से करा लीजिए, नहीं तो हमारे पूरे इंडिया में 15 से ज़्यादा आयुर्वेदिक क्लिनिक और हॉस्पिटल है, वहाँ से करा सकते हैं, नहीं तो अपने नियर बाय किसी भी पंचकर्मा सेंटर से करा सकते हैं। शिरोधारा कराने से आपको नींद भी अच्छी आएगी, आपके गुड हार्मोन्स भी रिलीज होंगे और स्ट्रेस जो है वो भी नहीं होगा। काफ़ी मज़ा आया पुनीत जी, बड़ी डेप्थ में आपने आंसर दिए। आई थिंक बहुत सारे मिथ और क्वेश्चंस और कन्फ्यूजन्स होंगे जो लोगों के इससे दूर होंगे, और कई नए टिप्स लोगों को मिलेंगे जो बहुत ही बारीक है, और आई थिंक हर कोई व्यक्ति इसे अप्लाई कर सकता है। सो नाउ वी विल मूव टू द रैपिड फायर। सो लेट्स गो फॉर द रैपिड फायर। सो लेट्स बिगिन द रैपिड फायर। स्ट्रेस रिलीफ के लिए आपका फेवरेट आयुर्वेदिक हर्ब कौन सा है? स्ट्रेस रिलीव करना है तो सबसे बढ़िया हर्ब है ब्राह्मी। ब्राह्मी को आप सेवन कर सकते हैं शंख पुष्पी के साथ। ये दोनों का अगर आप लेते हैं तो स्ट्रेस जो है वो बहुत अच्छे से कंट्रोल्ड रहेगा। ब्राह्मी और शंख पुष्पी जो है ये आयुर्वेदिक रूप से, नेचुरल रूप से एंटी डिप्रेसेंट का काम भी करेगी, साथ साथ मेंटल शक्ति को भी बढ़ाएगी। एक ऐसी आयुर्वेदिक हैबिट जो हर किसी को डेली अडॉप्ट करनी चाहिए। सभी लोगों को सुबह उठते ही पानी का सेवन करना है, बिना कुछ खाए पिए, बिना ब्रश के यूज करे, बिना टूथपेस्ट के पानी का सेवन करना है। जो हमारी थूक है वो पानी के साथ अंदर जाए, ऐसे सेवन करना है पानी का। और साथ में वो किस पोजीशन में करना है ये भी बहुत ज़रूरी है। हमें करना है मल आसन में बैठ के पानी का सेवन करना है, उखड़ू बैठ के पानी पीना है। 2 ग्लास पानी का सेवन करेंगे अगर उखड़ू बैठ के सुबह सुबह, तो उससे हमारे शरीर की जो गंदगी है वो भी सारी निकलेगी और पेट भी जल्दी साफ होगा। पानी को लेकिन 2 ग्लास इकट्ठे नहीं पीना है, पानी को एक बारी में 100 से 150 ml पीना है। थोड़ा सा गैप देना है। हमारी किडनी 1 मिनट में 100 ml पानी छान रही है, 90 ml छान रही है, तो थोड़ा सा गैप देना, उसके बाद थोड़ा और पीना है। ऐसे करके अगर आप मल आसन में बैठ के पानी पिएंगे तो पेट भी साफ होगा और बीमारियों से भी बच के रहेंगे। ब्यूटीफुल, एक नया आपने बता दिया पानी पीने का। मॉर्निंग या इवनिंग मेडिटेशन के लिए बेस्ट टाइम क्या है? डेफिनेटली मॉर्निंग बेस्ट टाइम है, क्योंकि मॉर्निंग में सबसे ज़्यादा एनर्जी होती है। हमारे जो आसपास जो वातावरण है वो भी बिल्कुल बढ़िया रहता है, दिन का समय होता है, सूरज भी होता है उस समय, तो मुझे लगता है सबसे बढ़िया टाइम है सूर्य के प्रकाश के समय जो है वो मेडिटेशन किया जाए, जिससे पूरा दिन जो है आपका वो अच्छा जाए। ये उसी प्रकार से है जिस प्रकार से कुल्हाड़ी को शार्प किया जाता है। मेडिटेशन का वही रोल है हमारे पूरे दिन के लिए। सुबह मेडिटेशन कर लिया तो पूरा दिन जो है वो अच्छा जाएगा, डिसीजन मेकिंग पूरा दिन अच्छी होगी। आयुर्वेद के बारे में एक मिथ जो आप तोड़ना चाहेंगे? आयुर्वेद जो है वो स्लो काम करता है। मैं जितने भी पॉडकास्ट में जाता हूँ सभी लोग मेरे से यही कहते हैं कि आयुर्वेद स्लो काम करता है। स्लो काम करता है ये बहुत बड़ा मिथ है। सबसे बड़ी बात है कि आयुर्वेद जो है वो बीमारी को जड़ से ठीक कर रहा है। आयुर्वेद आपको उसी फॉर्म में ला रहा है जब आप बीमार नहीं थे, जब आप जैसे थे तब आपको वैसे ही ला रहा है। आपकी बीमारी को बढ़ा नहीं रहा, ना मेंटेन कर रहा है, सिम्टम्स को नहीं दबा रहा। आयुर्वेद जो है वो बीमारी को जड़ से ठीक करने में विश्वास रखता है। होलिस्टिक अप्रोच है। हमारी साइकोलॉजी, फिजियोलॉजी कंट्रोल करती है। जो हम अगर हमारे खुश होंगे तो हमारी बॉडी में भी वैसी आपको एनर्जी दिखेगी, अगर हम सैड मूड में होते हैं तो बॉडी में भी वैसी एनर्जी दिखती है। तो बहुत ज़रूरी है कि हम होलिस्टिक अप्रोच की तरफ आएँ, आयुर्वेद की तरफ आएँ। क्या दिन में खाना खाने के बाद सोना ठीक है? दिन में खाना खाने के बाद सिर्फ एक ही चीज़ ठीक है, वो है वज्रासन। दिन में खाना खाने के बाद और हमें कुछ नहीं करना है, उसके बाद आप रेगुलर जो आप करना चाहें वो कर सकते हैं, लेकिन वज्रासन सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। खाना खाने के बाद उसको कीजिए, आपका खाना भी डाइजेस्ट होगा और बीमारियां भी बहुत सारी नहीं होंगी। चाय और कॉफ़ी क्या पीना करेक्ट है? पीना चाहिए? दोनों जहर हैं, आप दोनों में से कोई भी जहर लीजिए, दोनों एक बराबर हैं। चाय कॉफ़ी दोनों हमारे शरीर के लिए, हमारे वातावरण के लिए, हमारे देश के लिए नहीं बनी है। चाय और कॉफ़ी जो है ये ठंडे प्रांतों के लिए बनी है। वहाँ जहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती हो, जहाँ पे टेम्परेचर माइनस में जाता हो, वहाँ पे उनको चाय कॉफ़ी की ज़रूरत पड़ती है हार्ट रेट बढ़ाने के लिए, पल्स रेट बढ़ाने के लिए। लेकिन हमारे को चाय कॉफ़ी नहीं चाहिए। चाय में ऐसा कुछ भी नहीं है जो हमारे शरीर के लिए अच्छा हो। चाहे पत्ती हो, चाहे चीनी हो, चाहे उसमें दूध में मिला के दूध भी बेकार हो जाता है, किसी काम का नहीं रहता। और कॉफ़ी जो है वो हमारे एकदम से उसमें कैफ़ीन होता है। कैफ़ीन जो होता है वो हमारे शरीर की उसको ज़रूरत
नहीं है। ये दोनों चीज़ों से जितना बच के रहेंगे उतना स्वस्थ रहेंगे। चाय कॉफ़ी को त्याग देना है, उसकी जगह पे गर्म पानी को पीना है, चाय कॉफ़ी की तरह सिप सिप। ग्रीन टी जैसे लोग लेते हैं, इवन दैट इज बैड। ग्रीन टी भी ले सकते हैं, लेमन टी ले सकते हैं, हर्बल टी ले सकते हैं, और साथ में अगर कुछ ना मिले तो गर्म पानी को गुनगुना करके लेंगे। एक तो वो चाय की तलब को मिटाएगा, दूसरा चाय की गंदगी को भी बाहर निकालेगा शरीर से। शुगर की जगह क्या हनी को यूज किया जा सकता है, कई लोग कहते हैं। करना चाहिए। शुगर बिल्कुल नुकसान देती है। शुगर का मतलब मैं यहाँ समझ रहा हूँ वाइट प्रोसेस, अल्ट्रा प्रोसेस शुगर जो है वो हमारे शरीर के लिए बहुत नुकसान देती है। उसकी जगह पे हनी का प्रयोग कर सकते हैं अगर वो आपको शुद्ध मिलती है। साथ में देसी खांड का प्रयोग कर सकते हैं, गुड़ का उपयोग कर सकते हैं। ये चीज़ें जो है वो शरीर के लिए अमृत है। पहले चीनी का कोई यूज़ नहीं करता था भारत में। चीनी तब आई जब अंग्रेज आए, पहले कोई लेता नहीं था, फ्री में बांटी गई। फ्री में हम कुछ भी ले लेते हैं। फ्री में बांटने के बाद लोगों को उसकी आदत पड़ गई, तो हम अपने गुड़ शक्कर और ये खांड छोड़कर हम चीनी पर आ गए। चीनी हमारे शरीर के लिए जहर है, उसको त्यागना जरूरी है। और साथ में इतने सारे ऑप्शंस हैं। चीनी एक अल्ट्रा प्रोसेस फॉर्म से बनती है, गुड़ और शक्कर जो सिंपल फॉर्म से बनता है। तो ये हमारे शरीर के लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद है, चीनी को त्यागना है। कोल्ड या बुखार के लिए क्या आयुर्वेदिक रेमेडी सबसे बेस्ट है? कोल्ड या बुखार हो ही ना, मैं उसी का आपको अभी बता रहा हूँ कि आपने क्या करना है। मैंने पिछले 10 सालों से कोई बुखार की दवाई नहीं खाई है। मुझे कोरोना हो गया था फर्स्ट वेव के अंदर, जब शायद पूरे स्टार्टिंग में किसी को भी नहीं था, क्योंकि वो इस तरीके से हो रहा था। लेकिन 3 दिन में वो रिपोर्ट जो है वो नेगेटिव आ गई थी। मैंने सिर्फ एक ही प्रोसेस करा था। आज जिसको भी बुखार होता है उसको पहले 2 दिन पता चल जाता है मुझे बुखार होने वाला है, क्योंकि उसको बॉडी एक होना शुरू हो जाता है, प्रोड्रोमल सिम्टम्स आने लग जाते हैं। कल मुझे बुखार होगा, परसों मुझे बुखार होगा, इस तरीके से पता चल जाता है। उस समय में जिसको लग रहा बुखार होने वाला है, लंघन करेंगे। लंघन होता है उपवास करेंगे, व्रत करेंगे। उस समय कुछ नहीं खाएंगे। अगर हमने उस समय कुछ नहीं खाया तो हमारे शरीर में बुखार नहीं आएगा। बुखार आने के बाद नहीं करना, ये बुखार आने से पहले की प्रक्रिया है। प्रोड्रोमल सिम्टम्स यानी कि बुखार आएगा ही नहीं। कोल्ड लग रहा है, हो रहा है, तो थोड़े टाइम उपवास करो, व्रत करो, लंघन करो। कोल्ड जो है वो जड़ से ठीक होगा, बिना दवाई के, खाना छोड़ देने से बिल्कुल ठीक होगा। और जितने पानी? भी आप देखोगे, आप जितने भी आसपास हमारे जानवर हैं वो कोई केमिकल की दवाइयाँ नहीं खा रहे। वो सिर्फ आप देखोगे ना, बीमार होगा ना कुत्ता भी, उसको आप कुछ दोगे ना खाने के लिए, वो कुछ नहीं खाएगा। उसको पता है, वो किसी कॉलेज में नहीं गया, किसी स्कूल में नहीं गया कि मुझे इस समय नहीं खाना, मेरी शरीर जो है वो नहीं मांग रहा है इस समय। और पानी का सेवन कैसे होगा बुखार के दौरान या उससे पहले? पानी आप पी सकते हैं। पानी आप, जैसे आपको लगता है, डिहाइड्रेशन नहीं होनी चाहिए बुखार में। पानी का प्रॉपर सेवन करना ज़रूरी है। बुखार में सबसे ज़्यादा खतरनाक क्या होता है? पानी का कम सेवन करना। डिहाइड्रेशन नहीं होनी चाहिए बुखार के समय में, वो हमें बहुत अच्छे से ध्यान रखना है उसका। घी का यूज़ क्या आयुर्वेद में प्रिस्क्राइब्ड है? कई लोग घी को नेगेटिव बोलते हैं, कई लोग पॉजिटिव बोलते हैं। आयुर्वेद का पॉइंट ऑफ व्यू क्या है घी को लेके, घी का इस्तेमाल? घी जो है वो हमारे शरीर के लिए अमृत बताया गया है। गाय का घी, देसी गाय का घी। अब गाय की भी वैरायटी हो गई, अब जर्सी गाय है, भैंस का घी है, जो भी है, लेकिन देसी गाय का घी हमारे शरीर के लिए अमृत है। जर्सी गाय का घी अमृत नहीं है। हमारे जठरग्नि को बढ़ाता है, हमारे शरीर में तरावट करता है। जवानी में खा लिया तो बुढ़ापे में हड्डियाँ ठीक रहेंगी, इतनी ज़्यादा ताकतवर है देसी गाय का घी। अगर वो लेते हैं, उससे बढ़िया हमारे शरीर के लिए कोई औषधि नहीं है। आपको अपने आहार को ही औषधि बनाना है। हमें 2.5 इंच की जीवा के कारण हमने अपने आहार को जहर बना लिया। अब अपने इस जीवा का मोह त्याग कर अपने शरीर और स्वास्थ्य के लिए हमें आहार को ही औषधि बनाना। क्या फास्टिंग आयुर्वेद का हिस्सा है? व्रत रखने की जो रिचुअल्स होती हैं, इज इट पार्ट ऑफ आयुर्वेद? आयुर्वेद में फास्टिंग यानी कि लंघन, इसका बहुत अच्छे से वर्णन किया गया। आप भी देखोगे ना, जितने भी हमारी संस्कृति है उसमें भी हर चीज़ को फास्ट के साथ जोड़ दिया गया। चाहे वो नवरात्रे का फास्ट हो, चाहे वो एकादशी का फास्ट हो, चाहे वो कोई भी फास्ट हो, लेकिन सब चीज़ों से हमारे फास्ट को जोड़ने से क्या हुआ, उसकी रिलीजन से जोड़ने से उसकी वाइड स्प्रेड एक्सेप्टेंस हो जाती है। बहुत सारे लोग उसे मानने लग जाते हैं। लेकिन भगवान को हमारे भूखे रहने से कुछ नहीं मिल रहा, ना उसको सही बात है, कोई फायदा हो रहा है। उसके फायदा किसको हो रहा है? भूखे रहने से हमारे अंदर जो भगवान बैठा है उसको फायदा हो रहा है। सामवेद के अनुसार हम सब में भगवान का अंश है। ये फास्टिंग हमारे शरीर के लिए अच्छी है। शरीर के लिए क्यों अच्छी है? क्योंकि 4 से 24 घंटे समय लग रहा है खाने को डाइजेस्ट होने में। अब हमने जब 24 घंटे खाना नहीं खाया, एक दिन का फास्ट रखा,
तो उस समय हमारे जीआईटी को आराम मिला, हमारे पूरी बॉडी में आराम मिला। एक कॉन्सेप्ट है जो रिसेंटली स्टडी हुई, ऑटोफेजी जिसको कहते हैं। ऑटोफेजी में क्या होता है, अगर 24 घंटे हम खाना नहीं खाते हैं तो उस 24 घंटे में हमारे जो शरीर है, जो शरीर के अंदर जो सेल्स हैं उसके अंदर लाइसोसोम्स होते हैं। वो लाइसोसोम्स जो होते हैं वो हमारे बैड सेल्स को खाने लग जाते हैं, बीमारी वाले सेल्स को खाने लग जाते हैं। इवन कैंसर सेल्स को भी ये लाइसोसोम्स खाते हैं। लेकिन इनको काम करने से कौन रोकता है? हम खुद रोकते हैं। हम बारी बारी खाना जो देते रहते हैं इसको, वो लाइसोसोम्स को काम नहीं करने देते, सेल्स को काम नहीं करने देते, ऑटोफेजी नहीं हो पाती। इतना पावरफुल है, हमारी शरीर की गंदगी को निकालता है। अगर हम खाली पेट रहते हैं, हमारे शरीर के सेल्स जो होते हैं वही गंदे सेल्स को, खराब सेल्स को, बीमारी वाले सेल्स को खाने लग जाते हैं। इतना पावरफुल है फास्टिंग। सभी लोगों को फास्टिंग करनी चाहिए। इसको आप ये समझ के चलिए कि आप रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से कर रहे हैं तो उस तरीके से तो बेनिफिट मिलेगा ही रिलीजन में, लेकिन आपके शरीर में ये बहुत अच्छा अंतर लाने वाला है। आयुर्वेदिक स्किन केयर रूटीन्स पर आपका क्या विचार है? आयुर्वेदिक स्किन केयर में सबसे ज़्यादा ज़रूरी है मुल्तानी मिट्टी का प्रयोग। जितने भी लोग दुनिया भर के केमिकल शरीर पे लगाते रहते हैं ना, मैं कहता हूँ आप उसकी जगह पे मुल्तानी मिट्टी लगा के देखो, 2-5 रुपए की आएगी, लेकिन ग्लो जो देगी ना आपको, वो सारे केमिकल से ज़्यादा देगी। शेव करते हैं ना जो लोग, वो शेव करने के बजाय ना उसको शेविंग क्रीम के बजाय दूध या दही से कर लो, फेस पे भी ग्लो आएगा और शेव भी बहुत चिकनी बनेगी। ये एक आजमाया हुआ तरीका है। मैंने बहुत लंबे समय से शेविंग क्रीम का यूज़ नहीं किया है, दूध से मैं शेव करता हूँ और बहुत बढ़िया चिकनी शेव होती है। ब्यूटीफुल। और बिफोर वी एंड, लास्ट क्वेश्चन। साइनस के इश्यूज बहुत लोगों के अंदर आजकल देखे गए हैं, तो आयुर्वेद में साइनस के इश्यू को डील करने के लिए क्या उपाय है? षड बिंदु तेल होता है, वो आप दोनों नॉस्ट्रिल में दिन में 2 बार डाल लो। थोड़ा सा तीखा होता है, तेज होता है, लेकिन साइनस में ये रामबाण तरीका है साइनस को ठीक करने का। और साथ में नियर बाय किसी आयुर्वेदिक चिकित्सक से मिलके आप वहाँ पे इलाज भी करा सकते हैं। पंचकर्मा में भी बहुत अच्छी तरीके हैं साइनस को ट्रीट करने के, वो पंचकर्म थेरेपी का भी आप इस पे फ़ायदा ले सकते हैं।